रात बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने पूरे कस्बे के ऊपर एक मोटा काला पर्दा डाल दिया हो। महापरिनिर्वाण दिवस की तारीख थी 6 दिसंबर। उसी रात धीरज नाम का युवक अपने छोटे कमरे में अकेला बैठा था। बाहर की हवाओं में एक अजीब भारीपन था, मानो हवा नहीं, कोई अदृश्य साया सांस ले रहा हो। कमरे के कोने में रखी पुरानी मेज के ऊपर टिमटिमाती लालटेन बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी लौ को छू लिया हो। उसी क्षण बाहर दूर से उठती धीमी सी आवाज, मानो किसी ने बहुत धीरे कहा हो, वक्त पूरा होने वाला है, ने उसके भीतर अचानक सिहरन भर दी। लगभग 10 रोज से धीरज को नींद नहीं आ रही थी। ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब उसने कस्बे के बाहर सुनसान सड़क पर बने पुराने स्तूप के पास से अकेले गुजरते हुए हवा में कुछ अजीब सी ठंड महसूस की थी। तभी से वो बार बार किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास करने लगा था। लगभग हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे के आसपास चक्कर लगा रहा हो। कदमों की धीमी धीमी चाप, दीवारों पर सरसर रगड़ते हुए छायाओं सी आवाज, सब कुछ इतना असली कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये सब उसके दिमाग में था या सच में कोई उसके पास था। उस रात, महापरिनिर्वाण की रात, ये सब और ज्यादा बढ़ गया था। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे धरती खुद कुछ बुदबुदा रही हो। धीरज की रीढ़ तक वो कंपन सीधे उतरने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगी और उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है, इतनी ठंडी कि उसके हाथ सुन्न होने लगे। कहानी की शुरुआत असल में 1 साल पहले हुई थी। धीरज का दोस्त विवेक उसी स्तूप के पास रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन उस घटना के बाद विवेक का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने खोजा, कस्बे वालों ने खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। धीरज के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि विवेक के गायब होने से 1 दिन पहले उसने बताया था कि उसे बार बार वही सपने आते हैं। एक सफेद धुंध, कुंड जैसी गोल संरचना और एक बहुत भारी आवाज जो कहती थी, वापस आओ। तब धीरज ने इसे तनाव समझकर टाल दिया था। लेकिन अब 1 साल बाद वही सब बातें धीरे धीरे धीरज की जिंदगी में जगह बनाने लगी। कमरे में बैठा वो अचानक चौंक पड़ा जब उसे अपनी खिड़की के बाहर किसी के धीमे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। हवा से अलग वो आवाज गहरी थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे सुनाने के लिए अपनी सांसों का वजन बढ़ा दिया हो। धीरज का गला सूख गया। उसकी आंखें खिड़की की ओर उठीं तो उसे केवल काली परछाइयों का झुंड दिखा, लेकिन उनमें से एक परछाई बाकी सबसे घनी थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे उसकी नजर उसी पर टिकी हो। करीब 100 शब्दों के बाद धीरज का मन अब डर से कांप रहा था। उसने लालटेन उठाकर खिड़की की ओर रोशनी की। रोशनी पड़ते ही वो परछाई धुएं की तरह फैलकर हवा में गायब हो गई। लेकिन उस जगह जहां वो खड़ी थी, वहां जमीन पर हल्की सी गोल आकृति बन गई, ठीक वही आकृति जो विवेक अपने सपनों में बताया करता था। धीरज का माथा पसीने से भीग गया। पूरे कस्बे में ये बात फैली थी कि स्तूप रात में बदल जाता है। लोग कहते थे उस जगह के आसपास रात में कोई ऐसी लय गूंजती है जिसे इंसानी कान नहीं समझ सकते। कुछ बूढ़े लोग चुपचाप कहते कि इस दिन, महापरिनिर्वाण की रात पर, ध्यान की ऊर्जा सबसे गहरी होती है। लेकिन अगर कोई गलत मन या भारी बोझ लेकर वहां जाता है तो वो ऊर्जा उसे खींच लेती है। धीरज इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब उसके कमरे में गूंजती धीमी धीमी धड़कसी आवाज उसे यकीन दिला रही थी कि कुछ तो सच था। कमरे की दीवारों पर अचानक छोटे छोटे कंपन दिखाई देने लगे, जैसे कोई अंदर से दीवारों को धक्का दे रहा हो। अपनी नजर बचाने की कोशिश में धीरज ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे अपनी ही बंद पलकों के पीछे वही धुंध दिखाई देने लगी, वही गोल आकृति, और उसके बीच खड़ा कोई इंसान। उसका दिमाग पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आकृति कौन है,
तभी एक भारी परछाई उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो जानता था कि अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो शायद उसका होश उड़ जाएगा। कुछ पल तक धीरज बिल्कुल जड़ हो गया, जैसे उसकी चेतना किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट रही हो। तभी कमरे की लालटेन बुझ गई। पूरी दुनिया एक पल के लिए गायब हो गई। अंधेरे में धीरज ने महसूस किया कि वो परछाई अब और करीब आ चुकी थी। उसके कानों में एक बहुत गहरी और धीमी आवाज आई। हालांकि वो समझ नहीं पाया कि वो आवाज बाहर से आई थी या उसके दिमाग के अंदर से। आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन वो एक बात साफ सुन पाया, वक्त पूरा होने वाला है। ये वही शब्द थे जो उसे कुछ दिन पहले सुनाई दिए थे। अब ये संयोग नहीं लग रहा था। परछाई ने जैसे उसके कंधे को हल्के से छू लिया। छूते ही उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकी। विवेक हंसता हुआ, फिर वही विवेक धुंध में घिरता हुआ, फिर विवेक किसी गोल चमकदार जगह के बीच खड़ा हुआ, और फिर अचानक उसकी छवि मिटती हुई। सारी तस्वीरें एक झटके में धीरज की आंखों के सामने फटकर बिखर गई। उसे अपनी सांसों के डूबने उतरने की आवाज खुद बहुत तेज सुनाई देने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे हिलने लगी हो, मानो कमरा तालाब की सतह बन गया हो और वो ठीक बीच में खड़ा हो। धीरे धीरे कमरा गायब होने लगा। दीवारें पिघल रही थी। छत और नीचे का फर्श धुंध में बदल रहा था, और देखते देखते वो खुद उसी स्तूप के सामने खड़ा हो गया। रात का वही समय, वही अंधेरा, वही अनजानी लहरें, और एकदम वही गोल आकृति ठीक उसके पैरों के पास। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं था। उसके बिल्कुल सामने कोई खड़ा था, धुंधला लेकिन इंसानी कदकाठी का। उसकी पीठ उसकी ओर थी। धीरज समझ गया कि वो कौन है, विवेक। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। विवेक धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह मुड़ा, उसका चेहरा नहीं था, केवल सफेद चमकता हुआ धुंध सा आकार। लेकिन उस आकार के भीतर एक गहरी खालीपन था, जैसे कोई उसे भीतर खींचने वाली खाई बन गया हो। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। धीरज के सामने अब दो रास्ते थे। वो पीछे हट सकता था, या विवेक के पास जाकर जान सकता था कि एक साल पहले वास्तव में क्या हुआ था। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही थी। जैसे ही वो विवेक की धुंधली परछाई के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसी क्षण एक बहुत तीखा प्रकाश निकला, इतना तेज कि धीरज की आंखें जलने लगी। उस रोशनी के भीतर उसे एक पल के लिए विवेक का असली चेहरा दिखा, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन किसी अजीब शांति से भरा हुआ। और फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। धीरज अपने कमरे में था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, ठीक वही मिट्टी जो स्तूप के पास की जमीन की होती है। कमरे के फर्श पर वही गोल आकृति हल्की सी जमी थी, मानो किसी ने रात में उसे वहां उकेर दिया हो। धीरज ने धीरे से सांस ली। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान। वो समझ चुका था कि विवेक के साथ क्या हुआ था और क्यों उसकी आवाज बार बार उसे बुला रही थी। लेकिन इस समझ के साथ एक बात और साफ हो गई, ये घटना खत्म नहीं हुई थी। महापरिनिर्वाण की रात केवल एक शुरुआत थी, और जो कुछ उसने देखा वो शायद किसी और रात उसे फिर बुलाने वाला था। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन धीरज की रातें नहीं।